हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो आप सभी लोग कैसे हैं? और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग अपने देख रहे थे जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है अपनी एनए के लिए। जो आपके क्वेश्चंस मिलते हैं 15 क्वेश्चन एनए में बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जो 1200 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं उसमें हम लोग अभी तक 101 क्वेश्चन कर चुके हैं। और 101 क्वेश्चंस के साथ साथ जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। आप अपनी कॉपी में जितने भी फैक्ट्स हैं सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा और उनको समय समय पर एक बार रिवीजन कर लेना। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन से क्या होता है, आप अपनी सारी चीज़ें परफेक्ट परफेक्ट तरीके से कर पाओगे। ठीक है ना? तो अब करना क्या है आपको, आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है? और वन बाय वन क्वेश्चंस और उसका फैक्ट्स जो भी है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का क्वेश्चन। चैप्टर आप सभी लोग देख चुके हो, जो भी चैप्टर है आपके सामने दिए हुए क्वेश्चन भी इन्हीं से बनने होंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना पहला क्वेश्चन आज का। कह रहा कि संतुलित आहार ए का जो हमारा संतुलित आहार है उसका क्या अर्थ है। मतलब जो हमारी बैलेंस डाइट होती है। डाइट आप सभी लोग जानते हो, कोई भी चीज़ है बैलेंस डाइट अनबैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो होती है जिससे आपका जो खाने का सिस्टम है वो आपको संतुलित आहार, मतलब जिससे आप अपने टाइम से सारी चीज़ें लो, वो होती है हमारी बैलेंस डाइट। ऑप्शन दिए गए बेटा, प्रोटीन से भरपूर आहार। प्रोटीन मतलब जितने भी चीज़ों में आपके प्रोटीन पाया जाता है उससे जो आपका रिलेटेड प्रोटीन है वो क्या होगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका जो विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक हो, मतलब जो आपके डेवलपमेंट के लिए आपकी बॉडी को डेवलपमेंट और ग्रोथ, मतलब विकास और वृद्धि दोनों पर चाहे उसके लिए। थर्ड ऑप्शन है आपका जिसमें अधिकांश वसा होती है। मतलब वसा क्या होती है, आपकी फैट। अब फैट किस में पाया जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो जान लो बेटा। फैट आपका जितनी भी तेली चीज़ें होती हैं, जैसे आपको बादाम, नट, अखरोट, तिल, ये जितने भी आपके तेल वाली चीज़ें हैं वो आपका क्या है, फैट होती है। और फैट यानी वसा होती है। ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करें कि संतुलित आहार जो है हमारा, इसका अर्थ क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, अगर हम बात करें प्रोटीन के सोर्स की, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बेटा, प्रोटीन का प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो आप ध्यान रखना। प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत हो जाता है आपका बेटा, सर्वाधिक प्रोटीन जो पाया जाता है आपके किसमें, सोयाबीन में। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा जो आपका पाया जाता है सोयाबीन में। अगर साथ ही साथ पूछ रहे हैं सर्वाधिक, तो आपका सोयाबीन में हो जाता है, लेकिन और भी क्या सोर्स हैं तो ध्यान रखना। आप जो आपकी दालें होती हैं उसमें भी आपका क्या पाया जाता है, तो आपकी जो दालें हैं, पूछा है दालों में क्या पाया जाता है, तो दालों में भी आपका प्रोटीन ही पाया जाता है। तो प्रोटीन का सर्वाधिक या सबसे अच्छा सोर्स कौन सा हो जाता है, तो आपका सोयाबीन हो जाता है। और साथ ही साथ अगर पूछा है कि दालों में क्या पाया जाता है, तो दालों में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि दालें आपको रोज खानी चाहिए। आपको प्रोटीन की मात्रा दाल के पानी से ही मिल जाएगी, तो दाल आपको खाना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। ठीक है? अगर आपसे कहा जाए कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ प्रोटीन बेटा, यूनिट ऑफ प्रोटीन, यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो आप ध्यान रखना, अगर हम बात करें प्रोटीन की यूनिट की, तो प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो हमारी हो जाती है अमीनो एसिड बेटा। क्या? अमीनो एसिड। जो हमारी प्रोटीन हो जाती है उसकी इकाई क्या हो जाती है, तो आप ध्यान रखना। प्रोटीन की इकाई क्या हो जाती है, तो अमीनो एसिड हमारी प्रोटीन की इकाई हो जाती है ना। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाता है, सोयाबीन। और दालों में भी हमारा क्या पाया जाता है, दालों में भी बेटा प्रोटीन पाया जाता है। और यूनिट ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ प्रोटीन आपका हो जाता है क्या, अमीनो एसिड। ऑप्शन आपका जो दिया गया, तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, जो विकास और वृद्धि के लिए। तो ये सब क्या है आपके, विकास और वृद्धि के लिए तो आवश्यक है। तो ऑप्शन इज बी राइट हो जाएगा आपका बेटा। कौन सा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो विकास और वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक, मतलब इसमें सभी पोषक तत्व आपके क्या रहते हैं, सभी पोषक तत्व आपके इसमें उपस्थित होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ठोस और आसानी से देखी जा सकने वाली इकाई, मतलब सबसे ठोस और आसानी से जो देखी जाए उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके दिए गए सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड व्यक्तिगत जीव। तो अगर हम बात करें बेटा, अगर बात करें किसकी, कि सबसे ठोस और आसानी से देखी जा सकने वाली इकाई कौन सी इसमें से, तो इसमें तो क्या, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी व्यक्तिगत जीव आपका सही जवाब हो जाएगा। कि व्यक्तिगत जीव सर इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको जो दिया गया कोशिका, कोशिका की अगर हम बात करें, जिसे आप कहते हो सेल बेटा, क्या, जिसे आप कहते हो कोशिका, जिसे आप कहते हो कोशिका यानी सेल कहते हो ना। तो कोशिका की अगर हम बात करें कि सर कोशिका क्या है, तो आप कहोगे सर जीव की सबसे छोटी इकाई।
जीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जीव की सबसे छोटी इकाई, आपका शरीर किससे बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से ही मिलकर बना है। जीव की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है बेटा? जो हमारी जीव की सबसे छोटी इकाई हो जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बेटा क्या? इसी को कहते हैं सेल। अगर बात की जाए कि जो सेल है यानी कोशिका है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप ध्यान रखना, जो कोशिका का अध्ययन है, जो हमारा कोशिका का अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन बेटा क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, स्टडी ऑफ सेल आपका कहलाता है बेटा साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? तो आप ध्यान रखोगे बेटा, जो स्टडी ऑफ सेल है हमारा क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ सेल हमारा बेटा कहलाता है क्या? साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है ना? तो स्टडी ऑफ सेल हो जाएगा साइटोलॉजी। अगर कहा जाए कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, या कोशिका विज्ञान के जनक कौन हो जाते, तो ध्यान रखना तुम, कोशिका विज्ञान के जो जनक हो जाते हैं, जो फादर ऑफ सेल हो जाते हैं, फादर ऑफ सेल जो बेटा हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? फादर ऑफ सेल हो जाते हैं, यानी कोशिका विज्ञान के जो जनक हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं? रॉबर्ट हुक। कौन हो जाते हैं? रॉबर्ट हुक। हमारे जो कोशिका विज्ञान के पिता हो जाते हैं, इन्होंने ही कोशिका की खोज कर दी तुम्हारे, इन्हीं को आपके क्या कहा गया? जिसने खोज की तो वही हमारे पिता हो जाते हैं। तो कोशिका विज्ञान के जनक हमारे बेटा कौन हो जाते हैं? रॉबर्ट हुक हमारे क्या हो जाते हैं? पिता हो जाते हैं। साथ ही साथ कोशिका तो खोज ली गई, लेकिन इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। क्या? दो भागों में विभाजित कर दिया गया। मतलब एक यहाँ पे आपकी डेड सेल हो जाती है और एक आपकी क्या हो जाती? एक आपकी जीवित सेल हो जाती। यानी एक आपकी हो जाती है बेटा डेड सेल, एक आपकी हो जाती है डेड सेल, और एक हो जाती है आपकी बेटा क्या? लिविंग सेल। एक हो जाती है आपकी लिविंग सेल। जो डेड सेल है उसको आप क्या कहते हो? मृत कोशिका। क्या कहते हो बेटा? उसको आप कहते हो मृत कोशिका। और जो लिविंग है वो आपकी क्या हो जाती है? वो जीवित कोशिका। ठीक है ना? आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज तो हमारे रॉबर्ट हुक ने कर दी, मतलब कोशिका विज्ञान के जनक या पिता कौन हो गए? तो हमारे रॉबर्ट हुक हो गए। लेकिन इस दो भागों में विभाजित होती, पहले बनती मृत कोशिका, फिर बनती जीवित कोशिका। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी और किस सन में की गई थी? तो आपका जवाब होगा कि सर जो मृत कोशिका इसकी खोज करने वाले व्यक्ति भी कौन हुए? वही जो रॉबर्ट हुक, जिन्होंने खोज किसकी की थी? कोशिका की। तो ध्यान रखना, जो हमारा मृत कोशिका है बेटा, इसकी खोज करने वाले कौन हो जाते हैं? इसकी खोज करने वाले हमारे रॉबर्ट हुक ही हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? रॉबर्ट हुक ही हो जाते हैं। किस सन में? सन 1665 ईस्वी में। ठीक है ना? 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज करने वाले हमारे कौन हो जाते हैं? तो रॉबर्ट हुक ही हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाते हैं। कौन बेटा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाते कब? तो इन्होंने 1674 ईस्वी में कर दी। इन्होंने सन 1674 ईस्वी में खोज कर दी। तो बात आप ध्यान रखना बेटा कि सेल, तो सेल क्या है? तो जीव की सबसे छोटी इकाई है, मतलब स्मॉलेस्ट सेल हो जाती है हमारी बॉडी की। हमारा शरीर किससे? छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। 37.2 ट्रिलियन आपकी समथिंग कोशिकाएं होती हैं। अगर कहा जाए कोशिका का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता? तो आप कहोगे साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता? तो आप कहोगे सर साइटोलॉजी। फिर कोशिका तो बन गई, उसका अध्ययन हो गया, लेकिन इसकी खोज किसने की? तो आप कहोगे सर कोशिका की खोज करने वाले हमारे कौन हो जाते हैं? कोशिका की खोज करने वाले हमारे हो जाते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही हमारे क्या हो गए? कोशिका विज्ञान के जनक यानी पिता भी हो गए। फिर उसके बाद इसका विभाजन होता है, तो पहले आपकी क्या बनती है? डेड सेल, फिर आपकी बनती है क्या? मृत लिविंग सेल। तो जो डेड सेल थी यानी मृत कोशिका थी, उसकी खोज किसने की? तो उसकी खोज रॉबर्ट हुक के ही द्वारा सन 1665 ईस्वी में की गई। जबकि जो आपकी लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज है, उसकी खोज करने वाले हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाते हैं बेटा कब? सन 1674 ईस्वी में। बात क्लियर है? तो इसका जो राइट जवाब था, राइट जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो राइट जवाब हो जाएगा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यानी व्यक्तिगत जीव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कह रहा है 104, कह रहा जो हमारा भोजन है भोजन की ऊर्जा मापी जाती है। जो भोजन है उसकी ऊर्जा किसमें मापी जाती है? कैलोरी, ग्राम, एम्पियर या वॉट? तो ध्यान रखना बेटा, जो हमारा भोजन है उसकी ऊर्जा किसमें मापी जाती है? तो कैलोरी में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। अगर हम कहें कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक बेटा क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है?
यानी यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाता है? तो ध्यान रखना कार्य का मात्रक आपका क्या हो जाता है? कार्य का मात्रक बेटा जूल हो जाता है। कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्य का जूल है तो यही मात्रक ऊर्जा का भी होता है, यही मात्रक क्या ऊर्जा का भी होता है। अगर आपसे कहा गया होता यहाँ पे कैलोरी ना दिया गया होता, जूल दिया गया होता, तो ध्यान रखना इसका मात्रक जूल भी होता है ऊर्जा का। अब कोई भी ऊर्जा हो आपकी, कार्य का मात्रक जूल और साथ ही साथ ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाता है? ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है? ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक बेटा क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का भी मात्रक आपका यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल ही हो जाएगा ना बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, इन दोनों का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक बेटा क्या होता है कार्य का? तो कह देना सर जूल का मात्रक होता है अर्ग। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाता है? अर्ग हो जाता है। और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है? 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है ना, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक आपका बेटा क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर पूछा जाए सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक, तो अर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्ग हो जाता है। अगर आपसे साथ ही साथ और भी पूछ लिया जाए कार्य क्या है, तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों अदिश राशि हैं, यानी हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। पूछा जाएगा दो राशियां होती हैं, एक सदिश एक अदिश, तो बताओ ये कौन सी राशि है? तो कार्य हमारी अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है, ऊर्जा भी हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डायमेंशन पूछ ली जाए तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। देख लो भाई, थोड़ा सा अगर चाहो तो पूछा जा सकता है। W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। एफ का यहाँ पे क्या है? तो F है हमारा फोर्स, एस क्या है? एक लेंथ का विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है ना। अगर हम बात करें बल, तो बल की डायमेंशन क्या होती है? mlt की पावर -2, और इसकी क्या होती है? L होती है। तो अगर हम कार्य की विमा देख लें तो ml² t की पावर -2 क्या हो जाएगा? ml² t की पावर -2। अगर हम इससे भी इसका मात्रक देख लें तो m क्या है बेटा? मास है, इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। ये क्या है? इसकी मीटर स्क्वायर हो जाएगी पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका क्या हो जाता है? मात्रक हो जाता है। तो कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाता है। बाकी कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ग्राम किसका मात्रक है? तो आप ध्यान रखना मास किसका? मास का मात्रक यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? मास यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? वैसे बड़ी यूनिट किलोग्राम, उसकी छोटी यूनिट ग्राम होती है, और 1 किलोग्राम बराबर 10 की घात 3 ग्राम हो जाता है ना। एम्पियर किसका मात्रक है? तो ध्यान रखना वैद्युत धारा का। वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। वॉट शक्ति का मात्रक हो जाता है। वॉट शक्ति का मात्रक हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है। जो सही जवाब हो जाएगा, भोजन की ऊर्जा मापी जाती है, तो भोजन की ऊर्जा किसमें? कैलोरीज में मापी जाती है। तो ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा, कैलोरी। कह रहा स्टार्च और शर्करा, जो हमारी स्टार्च और शर्करा है के सोर्स कौन कौन से? ऑप्शन इज वसा यानी फैट्स, ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट, सी हार्मोन्स एंड डी विटामिन। तो ध्यान रखना बेटा, अगर हम बात करें किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, तो स्टार्च और शर्करा क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्स होते हैं। किसके? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के ही क्या है? स्टार्च और शर्करा किसके हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। अगर हम बात करें ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या मिलता है? तो पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? तो हमारे शरीर को तुरंत यानी त्वरित ऊर्जा मिल जाती है। अगर आप अनाज खाते हो या कार्बोहाइड्रेट जिसमें ही पाया जाता है, अगर आप उसको लेते हो, तो इससे क्या होता है? तो इससे आपको कि सर हमारे शरीर को तुरंत या त्वरित ऊर्जा मिल जाती है। लिखना चाहो तो लिख लो। जो कार्बोहाइड्रेट है तो स्टार्च और शर्करा, उसके क्या? स्टार्च और शर्करा, स्टार्च और शर्करा। ठीक है ना। इससे क्या होता? तो कार्बोहाइड्रेट ठीक है ना। स्टार्च और जो शर्करा, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है बेटा। कार्बोहाइड्रेट के क्या है? कार्बोहाइड्रेट के ये क्या है? मुख्य स्रोत है बेटा। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। इससे होता क्या? तो आप कहोगे सर जो हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे शरीर को जो
हमारे शरीर को त्वरित, हमारे शरीर को तुरंत त्वरत या तुरंत भी कह सकते हो, त्वरित भी कह सकते हो, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्स या स्रोत हैं जो हमारे शरीर को तुरंत या त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन बेटा आपका राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। और आप सभी लोग जानते हो वसा क्या होते हैं? वसा यानी फैट। और ये किसमें पाया जाता है? तो जितनी भी तेली चीजें होती हैं, अखरोट, बादाम आपका हो गया, तिल हो गया, तेल हो गया, किसी में भी आपका फैट पाया जाता है। विटामिन सभी लोग परिचित हो आप। अभी विटामिन की एक इसी में एक क्वेश्चंस के थ्रू एक स्लाइड हम आपको पूरी दे देंगे, विटामिन को बहुत ही अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब बेटा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कह रहा कि बताओ प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत कौन से? ऑप्शन इज दालें, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी वेजिटेबल यानी सब्जियां, ऑप्शन नंबर डी शर्करा। अगर हम बात करें दालों की तो सबसे अच्छा जो स्रोत है बेटा, क्या सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स ऑप्शन के हिसाब से सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो जाता है, सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो जाता है। ठीक है ना? सबसे अच्छा क्या प्रोटीन का सोर्स हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, अगर ऑप्शन ना दिए गए होते तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका किसमें? सोयाबीन में रहता है। लेकिन अगर हम बात करें दो तरीके का होता है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी बेटा। किसमें? शाकाहारी और एक होता है मांसाहारी हमारा। ठीक है ना? अगर बात की जाए शाकाहारी और मांसाहारी में तो प्रोटीन आपका अगर आपका प्रोटीन देखा जाए तो शाकाहारी में तो दाल और सोयाबीन हो ही जाएगा कि सर्वाधिक किसमें होता है? दाल और सोयाबीन में सर्वाधिक किसमें हो जाता है? सोयाबीन और दालों में। ठीक है, अगर मांसाहारी में बात की जाए तो मांस और मछली में। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है जो प्रोटीन होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। लेकिन दालों में ये क्या है आपका? सर्वाधिक प्रोटीन है। इन ऑप्शन के हिसाब से तो दालों में और सोयाबीन में प्रोटीन हो गया। लेकिन अगर कहा जाए कि जो हमारे शाकाहारी हैं उसमें किस में पाया जाता, तो आप कहोगे सर सोयाबीन और दालों में। लेकिन मांसाहारी में अगर बात करें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक, तो मांस और मछली में सबसे ज्यादा होती है। किसमें? मांस और मछली में सबसे ज्यादा होती। अगर बात करें प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल बेटा। क्या होता है? अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड। क्या होता है? अमीनो एसिड। आपकी प्रोटीन की इकाई क्या हो जाती? आपकी प्रोटीन की जो इकाई हो जाती अमीनो एसिड हो जाती। यानी आपका जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो दाल। आपका सर्वाधिक जो प्रोटीन की मात्रा है वो किसमें होती है? सर्वाधिक जो है उसमें होती है। अगर बात की जाए फल, पूछा जाए कि बताओ फल जो है हमारे, जो खट्टे रसदार फल होते हैं, आप कहो खट्टे रसदार फल। तो ध्यान रखना जो हमारे खट्टे रसदार फल होते हैं उनमें फलों में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है ना बेटा? जो हमारे खट्टे रसदार फल हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। सब्जियां आप सभी लोग परिचित हो। शुगर यानी चीनी की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला ध्यान कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। चीनी की अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो C12H22O11 हो जाता है। साथ ही साथ ग्लूकोज की जाए तो ग्लूकोज का हो जाता है C6H12O6। क्या? ग्लूकोज का C6H12O6 और चीनी का क्या हो जाता है? C12H22 और O11। ठीक है ना? तो ये आपके सभी बातें सही हो जाएंगी। तो ऑप्शन आपका बेटा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए दालें यानी पल्सेस राइट हो जाएगा। कह रहा बताओ ऊर्जा के मुख्य और सस्ते स्रोत क्या है? मतलब सबसे सस्ते और इंपॉर्टेंट कौन से हो जाते? तो ऑप्शन आपको दिया गया प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो आप कहोगे सर प्रोटीन हमारा सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में पाया जाता है।
और दालों में पाया जाता है। सर्वाधिक किस में पाया जाता है? सोयाबीन में और दालों में भी पाया जाता है, ठीक है। वसा यानी फैट तेलीय चीजों में पाया जाता है, तेलीय चीजों में, ठीक है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कहोगे सर तिल हो गया हमारा, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, तेल हो गया एंड ईटीसी, मतलब कई सारी हैं जिसमें आपका फैट पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन की, तो जो विटामिन होते हैं ये आपके 6 होते हैं। कौन कौन से? पूछा है विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा मिलती है, तो विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से हमारे शरीर को कोई एनर्जी नहीं मिलती है। पूछा जाएगा ना, हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना बेटा, विटामिन से अगर ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है ना, ऊर्जा नहीं मिलती है, तो आप ध्यान रखना। तो विटामिन करते क्या है? तो विटामिन का काम होता है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को मजबूत करना, मतलब हमारे शरीर में जो भी उपापचय क्रियाएं हो रही हैं उनमें ये हमारी मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत कर देता है। ये हमारे क्या कर देता है? मेटाबॉलिज्म को बेटा मजबूत कर देता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि जो हमारे विटामिन होते हैं ये शरीर में होने वाली जो भी हमारी रोगाणु है, मतलब होने वाली डिजीज से हमारी क्या करते हैं? बचाव करते हैं। हमारे शरीर में होने वाले रोगाणुओं से हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा कि ऊर्जा के मुख्य सोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन से हैं? तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट अनाज में पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो ध्यान कर लो, गेहूं चावल इन सब में क्या अनाज में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये क्या है? इससे हमें तुरंत या त्वरित ऊर्जा मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अनाज समृद्ध होते हैं। अनाज अभी तो बताया बेटा, अनाज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अनाज में सबसे ज्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनाज में सबसे ज्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर बात करें हम कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर हम बात करें बेटा कार्बोहाइड्रेट, जैसे अनाज में सब क्या क्या आ जाएगा? तो कहोगे सर गेहूं आ जाएगा, जैसे गेहूं आ जाएगा, ठीक है, चावल आ जाएगा, जौ आ जाएगा। ये सब क्या है बेटा? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर है। मतलब गेहूं चावल और जौ इन सब में क्या होता है? 70 से 80% भरपूर है ये। क्या आप कहोगे सर 70 से 80% इसमें क्या पाया जाता है? 70 से 80% इसमें आपका क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर पूछा है किस रूप में ऊर्जा देते हैं, तो स्टार्च के रूप में हमें ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सभी किस रूप में? तो आप ध्यान रखना, ये स्टार्च के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जो स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में हमें ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है अनाज में। अनाज में गेहूं चावल जौ ये तीन जो हैं, इसमें 70 से 80% आपके क्या होते हैं? 70 से 80% आपके क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये करते क्या? तो जो स्टार्च के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? तो जो स्टार्च के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन जो होता है अनाज में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि अनाज में हमारा विटामिन पाया जाता, तो नहीं, अनाज में विटामिन नहीं पाया जाता है। विटामिन किसमें? फलों में, खट्टे रसदार फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। विटामिन जानते हो, विटामिन की खोज करने वाले हमारे कौन थे? सी फंक। विटामिन की खोज करने वाले बेटा कौन थे? तो विटामिन की खोज करने वाले हमारे हो जाते हैं सी फंक, जिनका पूरा नाम हो जाता है कासिमिर फंक, जिनका पूरा नाम हो जाता है कासिमिर फंक, जिनका पूरा नाम कासिमिर फंक हो जाता है, जिन्होंने 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी। प्रोटीन आप सर्वाधिक स्रोत जानते हो कि सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दाल यानी पल्सेस में भी पाया जाता है, पल्सेस में ही पाया जाता है। और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? तो इसकी यूनिट हो जाती है अमीनो एसिड, इसकी यूनिट हो जाती है अमीनो एसिड। क्लियर है ना? अमीनो एसिड इसकी यूनिट हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा कि अनाज समृद्ध होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। कह रहा हरी पत्तेदार सब्जियां, जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मुख्य सोर्स है किसका? प्रोटीन का है, खनिज का है, कार्बोहाइड्रेट का है, एंजाइम का है। तो आप ध्यान रखो, जो भी हमारी हरी सब्जियां हैं, जो भी हमारी हरी सब्जियां, उसमें क्या पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में आपका पाया जाता है मिनरल्स बेटा। क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाया जाता है। क्या हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो आप ध्यान रखना, हरी सब्जियों में आपका क्या पाया जाता है?
जो भी हमारी हरी सब्जियां हैं उसमें मिनरल्स यानी खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और कार्बोहाइड्रेट आपका किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। अनाज में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें भी गेहूँ चावल, गेहूँ चावल, गेहूँ चावल, गेहूँ चावल और बेटा जौ, ठीक है ना। इसमें 70 से 80% आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, ठीक है ना। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम और चावल का ओरिजा सटाइवा, और सभी लोग जानते हो आपका, ठीक है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, चावल का ओरिजा सटाइवा। एंजाइम्स आप सभी लोग जानते हो कि अगर पूछा जाए कि बताओ बताओ पेट में हमारे दुग्ध का पाचन कौन करता है? पेट में दुग्ध का पाचन कौन करता है? पेट में दुग्ध का पाचन, पेट में दुग्ध का पाचन कौन करता है? पेट में हमारे दुग्ध का पाचन कौन करता है? तो ध्यान रखना, हमारा जो पेट है उसमें दुग्ध का पाचन कौन करता है? तो रेनिन एंजाइम करता है बेटा, रेनिन एंजाइम करता है, ठीक है ना। कौन करता है? जो एंजाइम क्या पाचन यानी डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर तुमसे कहा जाए बताओ हमारे पेट में भोजन का पाचन कौन करता है, तो कहोगे क्या? पेट में सर भोजन का पाचन, पेट में हमारे भोजन का पाचन, पेट में भोजन का पाचन, पेट में भोजन का पाचन कौन सा अम्ल करता? तो HCl अम्ल कर देता। कौन सा? HCl अम्ल कर देता है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी इसी का दूसरा नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल बेटा। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। क्या है इसी का दूसरा नाम? म्यूरिएटिक अम्ल। पूछा जाएगा कि बताओ हमारे पेट में भोजन का पाचन कौन करता है, तो कहोगे क्या? सर पेट में भोजन का पाचन हमारा HCl करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और इसका दूसरा नाम HCl का क्या हो जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल भी HCl को ही कहा जाता है। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि बताओ वो एंजाइम कौन सा है जो पेट में भोजन का पाचन करता है, तो कहोगे सर पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा हो जाता है, ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम के द्वारा हो जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा पेट में दुग्ध का पाचन करने वाला एंजाइम तो रेनिन एंजाइम, और पेट में भोजन का पाचन करने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और HCl का ही दूसरा नाम हमारा क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। और ये म्यूरिएटिक अम्ल HCl का नाम हो जाता है। और पेट में कौन सा एंजाइम भोजन का पाचन करता? तो हमारा पेप्सिन एंजाइम, ठीक है ना। मुख से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। पूछा जाएगा कि बताओ हमारा पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कहोगे सर प्रथम सर मुख से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा खनिज यानी मिनरल्स, खनिज यानी मिनरल्स। कह रहा कि विटामिन ए का समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का जो हमारा समृद्ध स्रोत है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना बेटा, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गाजर में। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। तो विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। अब देखना इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बेटा। विटामिन की अगर हम बात करें, विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति हमारे थे 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में सी फंक के द्वारा। किसके द्वारा? सी फंक के द्वारा बेटा, सी फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। जिनका पूरा नाम क्या हो जाता है? तो कहोगे सर कासिमिर फंक। जिनका पूरा नाम बेटा क्या हो जाता है? कासिमिर फंक हो जाता है इनका पूरा नाम, ठीक है ना। जिनका पूरा नाम क्या हो जाता है? कासिमिर फंक। ध्यान कर लेना बेटा, ठीक है। 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में सी फंक के द्वारा किसकी? विटामिन की खोज की गई थी। अगर कहा जाए जो हमारे विटामिन है बेटा, जो विटामिन हैं इनसे हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो इनसे हमारे शरीर को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। इनसे हमारे शरीर को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। इनसे हमारे शरीर को कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। सर एनर्जी नहीं मिलती तो क्या मिलता है? तो ध्यान रखना ये काम क्या होता है इनका? हमारे शरीर में होने वाले रोगाणुओं से हमारी मदद करते हैं। हमारे शरीर में होने वाले रोगाणुओं से ये मदद करते हैं। या कह सकते हो कि सर शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती, हमारे शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें ये सहायक होते हैं। शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में ये सहायक होते हैं, या ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत कर रहे हैं। क्या ये हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं और मेटाबॉलिज्म को मजबूत कर देते हैं ना। इससे हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। क्लियर ना? इससे हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। ध्यान रखना विटामिन होते कितने? तो आप कहोगे सर विटामिन की संख्या 6 होती है। A B C D E और K, ये हमारे 6 विटामिन होते हैं बेटा। कितने? 6 विटामिन होते हैं। अब विटामिन 6 होने के साथ साथ इसमें से कुछ जल में घुलनशील हैं और कुछ वसा में घुलनशील हैं। तो आपसे कहा जाए तो बता देना कि सर कुछ हमारे फैट सॉल्यूबल होते हैं,
कुछ हमारे फैट सॉल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। फैट सॉल्यूबल यानी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं, तो ये जल में घुलनशील, ये क्या हो जाते हैं, तो ये जल में घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है ना। ये किस में घुलनशील हो जाते हैं, तो ये जल में घुलनशील हो जाते हैं। आपसे कहा जाए कि बताओ कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कौन से जल में, तो आप कहोगे सर जो जल में घुलनशील होते हैं तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी हमारे किस में, जल में घुलनशील होते हैं। और बचे हुए क्या, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन आपके फैट में सॉल्यूबल होते हैं और 2 विटामिन बी और सी किस में होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इनके सबके नाम बता दो और इनसे होने वाली जो डिजीज है, तो आप ध्यान रखना। एक स्लाइड हम लोग यूज करेंगे, एक स्लाइड यूज करेंगे हम लोग। स्लाइड में क्या करेंगे, देखो अगर हम बात करें बेटा किसकी, विटामिन की, तो विटामिन आपके पास कितने हैं, विटामिन तो आपके पास 6 है ना, ए बी सी डी ई और के ना। तो आपसे अगर कहा जाए सबके नाम बता दो, तो विटामिन, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया बेटा आपका, ठीक है ना। और अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर हम बात करें विटामिन डी की, विटामिन ई की, एंड लास्ट विटामिन के की। ये हमारे पास 6 विटामिन है ना, इन सभी के आपको नाम और होने वाली बीमारियां याद होनी चाहिए। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, क्या होता है, तो रेटिनॉल बेटा। विटामिन बी क्या होता है, तो इसका ध्यान रखना, थाइमीन, क्या होता है, थाइमीन, क्या होता है, तो थाइमीन, ठीक है ना। विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बेटा, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अगर विटामिन ई की बात करें तो बेटा टोकोफेरॉल, क्या, टोकोफेरॉल। और विटामिन के क्या होता है, तो नेफ्टोक्विनोन या फिलोक्विनोन, दो नाम ध्यान रखना, फिलोक्विनोन या नेफ्टोक्विनोन, नेफ्टोक्विनोन या फिलोक्विनोन, ठीक है ना। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम हो जाता है रेटिनॉल, बी का हो जाता है थाइमीन, और सी का हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का हो जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का हो जाता है टोकोफेरॉल, के का हो जाता है फिलोक्विनोन। और इनसे होने वाली बीमारी, इनसे होने वाली हमारी बेटा क्या बीमारी देख लो। जो विटामिन ए, इससे होता है रंतौंधी, इससे क्या होता है हमारा, इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा हो जाता है रंतौंधी, क्या हो जाता है, तो रंतौंधी, जिसे आप कहते हो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप कहते हो क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप कहते हो क्या, नाइट ब्लाइंडनेस बेटा, जिसे आप क्या कहते हो, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हो, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। अगर हम बात करें विटामिन बी, तो इससे होने वाला रोग है बेरी बेरी, बच्चों में होता है ये रोग, किस में होता है, तो बच्चों में, बेरी बेरी, किस में होता है, तो बच्चों में होता है बेरी बेरी। और जो विटामिन सी है इसकी कमी से होने वाला क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम हो जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी बेटा, क्या होता है, इसकी कमी से स्कर्वी, स्कर्वी।
अब स्कर्वी तो होता, तो स्कर्वी होता क्या, तो आपको कि सर दांत और मसूड़ों से जो हमारा खून आता है, जो जम्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से होता है। और जो डी होता है, डी की कमी से होता है हमारा बेटा क्या, रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स, ये बच्चों की जो हड्डियां हैं उनका आकार कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, बच्चों की हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और कुछ आकार कैसा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर पूछा जाए कि बच्चों में कौन सा होता है, तो बच्चों में तो ये होता है वयस्क, यानी जो बड़े लोग हैं, अगर उनमें विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनमें कौन सा, ऑस्ट्रोमलेशिया, कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाएगा बेटा, किसकी कमी से। बड़ों में लिखना चाहो तो लिख लो यहीं पे, ऑस्टियोमलेशिया। क्या, ऑस्टियोमलेशिया। वयस्क में अगर विटामिन डी की कमी हो तो कौन सा रोग हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इनफर्टिलिटी, जिसे आप कहते हो जनन क्षमता में कमी। क्या, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, नपुंसकता बोलते हो ना, नपुंसकता यानी जनन क्षमता में कमी, यानी इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी बेटा। ठीक है ना, क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। और लास्ट है हमारा ये ब्लड क्लॉटिंग में, यानी रक्त के थक्के में सहायक होता है। रक्त का थक्का किसमें सहायक होता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बेटा, यानी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है ना, तो ध्यान क्या रखना है तुम्हें कि सर जो रतौंधी है, विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में दिखाई ना देना स्पष्ट रूप से, बेरी बेरी बच्चों में होने वाला रोग है हमारा। ठीक है, विटामिन ए की कमी नाम क्या हो गया, रेटिनॉल, इसकी कमी से होने वाला ये। विटामिन बी बी थाइमिन, बेरी बेरी। सी एस्कॉर्बिक एसिड, होने वाला रोग स्कर्वी। डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स। ई टोकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी, नपुंसकता यानी इनफर्टिलिटी। और लास्ट है हमारा विटामिन के, जिसे बोलते हैं फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित। ठीक है, तो ये तो सब हो गए आपके विटामिन। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात हो जाती है बेटा, अगर हम बात करें किसकी, विटामिन बी की, तो विटामिन बी के भी कुछ पार्ट होते हैं, उनको भी एक बार देख लो आप लगे हाथ, उनको भी लगे हाथ देख ही लो। अगर हम बात करें विटामिन बी के पार्ट, पार्ट ऑफ विटामिन, विटामिन बी, ठीक है ना, तो इनको भी देख लो। अगर हम बात करें किसकी, विटामिन बी वन की, विटामिन बी वन की, ठीक है ना, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन एंड विटामिन बी 12। तो ये तो बेटा किसके नाम होंगे, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन एंड बी 12, ये सब विटामिन के पार्ट होते हैं। इनके अगर नाम की बात करें तो विटामिन बी वन आपका वही होता है थाइमिन, विटामिन बी वन आपका वही होता है बेटा थाइमिन। विटामिन बी टू हो जाता है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी टू क्या हो जाता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है ना, राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी थ्री क्या हो जाता है, तो ध्यान रखना नियासिन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। विटामिन बी फाइव होता है पेंटोथेनिक अम्ल। बी सिक्स होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन अम्ल। ठीक है ना, और पायरिडॉक्सिन ना, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन बी सेवन जो है ये है आपका बायोटिन, ये आपका क्या है, बायोटिन। और विटामिन बी नाइन क्या है, फोलिक अम्ल। विटामिन बी नाइन क्या है, तो ये है आपका फोलिक अम्ल, या इसी को फोलेट भी कहा जाता है। और लास्ट है आपका साइनोकोबालिन, लास्ट है आपका साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन। ठीक है ना, तो ये बेटा सबके नाम हो जाते हैं कि सर विटामिन बी वन का नाम थाइमिन हो जाता है, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री नियासिन, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन बायोटिन एंड लास्ट फोलिक अम्ल साइनोकोबालिन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अगर थाइमिन वर्ड लिखना चाहो तो लिख लो भैया, इंग्लिश वर्ड भी, थाइमिन भी हो जाएगा आपका, राइबोफ्लेविन भी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन भी हो जाएगा, ठीक है, नियासिन,
नियासिन, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड, फोलेट भी कहते हैं इसी को, एंड साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन, ठीक है ना, साइनोकोबालिन। तो बेटा आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन एंड फोलिक एसिड, साइनोकोबालिन। अगर हम बात करें इनसे होने वाली डिजीज, तो ये आपको अभी बताया कि इससे क्या होता है, इससे होने वाला रोग है बेरी बेरी, जो बच्चों में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? जो बच्चों में देखा जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसकी, इसकी कमी से होने पूछा जाए तो बोल देना किलोसिस, विटामिन B2, इससे होने वाला क्या, किलोसिस। आप कह सकते हो सर मुंह में जो छाले हो जाते हैं हमारे, क्या हो जाता है, मुंह में जो छाले हो जाते हैं, जो हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, वही हमारा क्या होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है, या किलोसिस बोलते हैं। जो नियासिन है, इससे बेटा कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, क्या होता है, तो इससे कहोगे सर पेलाग्रा रोग हो जाता है। और विटामिन विटामिन B5 जो है हमारा, इससे बालों का सफ़ेद होना, जो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, ये किसकी कमी से होते हैं, तो आप कहोगे सर विटामिन B5, तो बालों का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना। और विटामिन B6, इसकी कमी एनीमिया कहलाती है, यानी खून की कमी, खून की कमी, ये किसकी, विटामिन B6 की कमी से। बायोटिन, बालों का झड़ना, जब आपके बाल झड़ रहे हैं तो किसकी कमी है, विटामिन B7 की, विटामिन B7 की कमी हो जाती है, बालों का झड़ना। और आपके इससे दोनों से एनीमिया होता है, इसकी कमी से दोनों एनीमिया होता है, ठीक है ना। किसकी कमी से एनीमिया होता है, तो ध्यान रखना है बेटा, जो विटामिन B9, फोलिक अम्ल या इसी को फोलेट कहा जाता है, विटामिन B12, साइनोकोबालिन, इन दोनों की कमी से एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है, मतलब जब उनकी खून में कमी होती है, वही आपका कहलाता है क्या, एनीमिया कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बेटा ध्यान रखना है कि किलोसिस, जिसे आप कहते हो मुंह में छाले, पेराग्रा, विटामिन B, बालों का झड़ना, सफ़ेद होना, ये सब आपको बातें ध्यान रखनी ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। कहा जाएगा बताओ बताओ कोबलमाइन किसे कहा जाता है, तो इसी साइनोकोबालिन को कोबलमाइन भी कहा जाता है, साइनोकोबालिन को कोबलमाइन भी कहा जाता है, लिख लेना इसी को, साइनोकोबालिन को कोबलमाइन भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको बेटा मैंने बताई, सारी बातें आपको बताई किसके बारे में, विटामिन के बारे में। तो हमारे 6 विटामिन थे, जिसकी खोज 1912 ईस्वी में सी फंक यानी कासिमिर फंक के द्वारा होती है। विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती, तो क्या हमारे शरीर में जितनी भी आपकी उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनमें हमारे विटामिन सहायक होते हैं, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, लड़ने में मदद, यानी बीमारियों में लड़ने में, हमें रोगाणुओं से बचाने में मदद करते हैं। विटामिन आपके फैट सॉल्युबल जो और वाटर सॉल्युबल, विटामिन B और C आपके वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, और A, D, E की किस में हो जाते हैं, फैट सॉल्युबल हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा क्या, तो ये विटामिन देखे, सभी के नाम देखे, उनसे होने वाली डिजीज देख ली। फिर विटामिन B के जितने भी पार्ट बन सकते हैं सारे देखे, उनके नाम देखे, उनसे होने वाली डिजीज। बस बच जाती है सोर्स की बात, तो सोर्स को भी हम किसी क्वेश्चंस के थ्रू ले लेंगे, एक में ही हम आपको सारे सोर्स और जो भी चीज़ें विटामिन से बन सकती हैं वो कर लेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, देख लो इसी में देख लो, फिर अगर कहा जाए कि बताओ बताओ दूध या दूध या दूध या उससे बने कोई भी उत्पाद, दूध या दूध से संबंधित बना कोई भी उत्पाद होगा, उससे बने उत्पाद में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आया है सीधे, बताओ दूध या उससे बने कोई भी उत्पाद में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन नहीं पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो आप कहोगे सर कौन सा नहीं पाया था, विटामिन C, विटामिन C ये आपका दूध या उससे बने किसी भी उत्पाद में आपका नहीं पाया जाता है। कौन सा, विटामिन C, ठीक है, कौन सा नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता, तो आप कहोगे सर कौन सा नहीं पाया जाता, तो विटामिन C नहीं पाया जाता, ठीक है। विटामिन C अगर दूध या उससे बने उत्पाद में नहीं पाया जाता है, अगर एक साथ ही साथ और ध्यान रखो कि भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है, तो अगर आप भोजन को गर्म कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपका विटामिन C नष्ट हो जाता है। अगर आप भोजन को गर्म करते हो तो उसमें सबसे पहले विटामिन C नष्ट हो जाता है। तो विटामिन पाया किस में जाता है, C वाला, तो आप कहोगे सर खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। जो भी हमारे खट्टे रसदार फल हैं, जो भी हमारे खट्टे रसदार फल हैं, जो भी हमारे खट्टे रसदार फल हैं, उसमें आपका कौन सा, सबसे खट्टे रसदार फलों में विटामिन C पाया जाता है, विटामिन
सी पाया जाता है। अब जैसे हम कहें एग्जाम्पल की बात, तो आप कहोगे सर आंवला ले लो, आप कहोगे सर आंवला ले लो, आप कहोगे सर नारंगी ले लो, आप कहोगे सर संतरा ले लो, आप कहोगे सर नींबू ले लो। तो ईटीसी जितने भी खट्टे रसदार फल हो जाएंगे आपका क्या, विटामिन सी पाया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, विटामिन डी किसमें, हड्डियों में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हड्डियों को विटामिन डी की। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, इससे बाहर बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो पूछा क्या गया था कि बताओ विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स। भैया गाजर खाते रहोगे तो आपकी आंखें क्या, आपकी आंखें खराब नहीं होंगी, आपकी आंखों के लिए यानी नेत्र दृष्टि के लिए सबसे अच्छा विटामिन ए होता है। और सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, कैरेट यानी गाजर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, गाजर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ सामान्यतः फल किसमें समृद्ध होते हैं। सामान्यतः फल किसमें समृद्ध होते हैं, तो अभी तो बताया विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए। तो विटामिन ए की बात करी जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम आपका होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम बेटा क्या हो जाता है, रेटिनॉल हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या हो जाता है, सबसे अच्छा सोर्स आपका गाजर हो जाता है, सबसे अच्छा सोर्स गाजर यानी कैरेट हो जाता है ना। अगर हम बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी की बात करें कैल्सीफेरॉल, क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल हो जाता है, कैल्सीफेरॉल हो जाता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सूर्य की किरणों से कहोगे, सूर्य की किरणों से। किससे मिलता है, तो सूर्य की किरणों से मिल जाता है, यानी सनलाइट। किससे बेटा, सनलाइट से हमें मिल जाता है। और ये सबसे ज़्यादा किसमें उपयोगी होता है, हड्डियों के लिए हमारा उपयोगी होता है। और प्रोटीन आप सभी लोग जानते हो सोयाबीन में सर्वाधिक होता है। ठीक है ना, और क्या कहा गया है कि जो हमारे सामान्यतः फल होते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन, तो आप कहोगे सर जो हमारा सामान्यतः फल होता है, सामान्यतः फल होता है तो किसमें, ये भी कह सकते हो विटामिन सी खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। जितने भी आपके खट्टे फल हैं, जितने भी आपके खट्टे फल हैं यानी खट्टे रसदार फलों में आपका कौन सा पाया जाता है, खट्टे रसदार फलों में बेटा आपका विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे रसदार फलों में आपका विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम आपका बेटा हो जाता है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है हमारा कौन सा हो जाता है, स्कर्वी, स्कर्वी। और स्कर्वी कहाँ पर पाया जाता है, तो कहोगे सर दांत और मसूड़ों से जो खून आता है हमारा, क्या दांत और जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या आता है, दांत और मसूड़ों से खून आना, मतलब जम्स, दांत और मसूड़ों से खून आना, दांत और मसूड़ों से बेटा, दांत और मसूड़ों से खून आना। क्लियर, तो दांत और मसूड़ों से खून आना ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है विटामिन सी की कमी इस स्कर्वी से। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन सी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि नट्स और ऑयल सीड्स किसमें अच्छे सोर्स है। नट्स और ऑयल अभी तो बताया, जो आपके वसा, वसा यानी फैट होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके बेटा फैट होते हैं, फैट जिसे आप क्या कहते हो, वसा, वसा। ये किसमें पाया था, तो ये तेलीय चीजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तेलीय चीजों में, तेलीय चीजों में पाया जाता है, मतलब जो भी तेल से संबंधित है उसमें पाया जाता। तो आप क्या कह सकते हो, जैसे जैसे अखरोट में पाया जाता है सर, अखरोट में पाया जाता है, तिल में पाया जाता है, ठीक है, बादाम में पाया जाता है, और भी मतलब जितनी भी तेली चीजें होती हैं यानी फैट वाली होती हैं उसमें आपका क्या पाया जाता है, उसमें आपका क्या पाया जाता है, तो आप कहोगे सर फैट यानी वसा, फैट यानी वसा। ठीक है ना, अमीनो एसिड इकाई हो जाती है प्रोटीन की, किसकी, अमीनो एसिड इकाई हो जाती है। ठीक है, विटामिन जिसकी खोज 1912 में सी फंक, किसने, सी फंक के द्वारा होती है बेटा, सी फंक के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फैट यानी वसा, फैट यानी वसा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा अंडा जो है हमारा किसका समृद्ध स्रोत है। अंडा जो है हमारा किसका समृद्ध स्रोत है, ऑप्शन है विटामिन सी, वसा, हार्मोन या सभी पोषक तत्व। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो हमारा अंडा है इसमें सभी कुछ पाया जाता है। अंडा किस में आता है, तो एक पूर्ण भोजन में आता है हमारा।
अंडा जो है हमारा, अंडा पूर्ण भोजन में आता है, अंडा पूर्ण भोजन में आता है, ठीक है ना, पूर्ण भोजन में आता है। और इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, किसमें बेटा, अंडे में। आप कह सकते हो कि सर इसमें हमारे सभी पोषक तत्व होते हैं, इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं हमारे, सभी पोषक तत्व होते हैं किसमें, अंडे में। अब सभी पोषक तत्व का मतलब इसमें वसा यानी फैट भी होता है, इसमें मिनरल्स यानी खनिज भी होते हैं, इसमें आपका विटामिन्स भी होते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि अंडे में विटामिन्स तो होते हैं, कौन सा एक विटामिन है जो अंडे में नहीं पाया जाता है? सभी विटामिन्स आपके अंडे में पाए जाते हैं, लेकिन एक विटामिन है जो नहीं पाया जाता है, वो है आपका विटामिन सी। इस विटामिन सी को बेटा ध्यान रखना, ये ज़्यादातर चीज़ों में उपस्थिति इसकी कम होती है, जैसे दूध या उससे बना हुआ कोई भी उत्पाद हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, इन सब में क्या नहीं पाया जाता? तो आप कहोगे सर विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगर बने हुए भोजन को तुम गर्म करते हो तो सबसे पहले इसमें कौन सा विटामिन खत्म होता है? तो विटामिन सी ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अंडा क्या है हमारा, अंडा एक पूर्ण भोजन होता है जिसमें आपके सभी पोषक तत्व रहते हैं। सभी पोषक तत्व का मतलब इसमें प्रोटीन भी होगा, इसमें प्रोटीन भी हो जाएगा, इसमें वसा यानी फैट भी हो जाएगा, इसमें आपका विटामिन्स भी हो जाएगा, इसमें आपका विटामिन। और विटामिन भी सबसे ज़्यादा कौन से? तो कह सकते हो विटामिन ए कह सकते हो, B12 कह सकते हो, विटामिन डी कह सकते हो। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B12 आपका साइनोकोबालिन हो जाता है, विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल हो जाता है। तथा मिनरल्स भी पाए जाते हैं बेटा, मिनरल्स यानी इसमें खनिज भी पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और अन्य पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्व कह सकते हो, और भी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो अंडा हमारा क्या, एक पूर्ण भोजन तत्व है, पूर्ण भोजन है हमारा, जिसमें आपका क्या सभी पोषक तत्व हैं, प्रोटीन भी है, वसा भी है, मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं, अन्य पोषक तत्व भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आप कहोगे सर हमारा जो विटामिन सी है, हमारा जो विटामिन सी है ये अंडे में अनुपस्थित होता है, अंडे में अनुपस्थित होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसका नाम होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसका नाम होता है, तो ये पाया जाता है जो रसदार फल होते हैं वहाँ उपस्थित होता है। ये रसदार फल हैं जो खट्टे, वहाँ उपस्थित होता है, जैसे आंवला है, आंवला है, यहाँ आदि पे ही पाया जाता है, ठीक है। तो अंडे में क्या नहीं पाया जाता, यही नहीं पाया जाता है। अंडा किसका सोर्स है? तो आप कह सकते हो सर कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसका सोर्स है। लेकिन ये विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, ठीक है। किससे? विटामिन और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स, और मिनरल्स से भरपूर होता है, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए बताओ अंडा क्या है, तो आप कहोगे सर विटामिन भी उपस्थित है, फैट यानी वसा सब कुछ है, यानी इसमें सभी पोषक तत्व हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं आपके। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें कि इसमें सभी कुछ है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन, सभी पोषक तत्व तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा मनुष्यों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? जो हमारे मनुष्य हैं उनके लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? ऑप्शन इज भोजन, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी विटामिन एंड विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हो जो हमारा भोजन या अनाज होता है, तो उस अनाज में क्या पाया जाता है? तो उस अनाज में बेटा आपका पाया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? अनाज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट भी सबसे ज़्यादा गेहूं, चावल और जौ में कितना? 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है बेटा, 70 से 80%। आप कह सकते हो क्या, जो सर हमारा भोजन होता है, जो हमारा भोजन होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बेटा, जो हमारा भोजन होता है ये किसमें? भोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन और वसा, और वसा से ऊर्जा प्रदान करता है। किससे? जो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जो किस में परिवर्तित होता है? तो जो एटीपी में परिवर्तित होता है, जो एटीपी में परिवर्तित होती है, जो एटीपी में परिवर्तित होती है। अब एटीपी क्या होता है? तो एटीपी हमने बताया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जो भोजन है किसमें? कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन और वसा से ऊर्जा प्रदान करता है, और जो परिवर्तित किस में होता है तो कहोगे सर एटीपी में परिवर्तित हो जाता है, एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। और ऊर्जा का इसमें अगर बात करें कि सर्वाधिक या सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो आप कहोगे सर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें भोजन में यानी अनाज में सर्वाधिक। किसमें? अनाज में। अनाज में सर्वाधिक क्या मिल जाता है? तो अनाज में कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है ना। अनाज में सर्वाधिक क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। कहोगे सर 70 से 80%, 70 से 80% मिल जाता है, जिसमें आपका क्या गेहूं कह सकते हो बेटा, गेहूं हो गया, चावल हो गया और जौ हो गया। गेहूं, चावल और जौ, इन तीनों में आपका क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट 70 से 80%। तो आप ध्यान रखना क्या मनुष्यों के लिए ऊर्जा का एकमात्र यानी अच्छा सोर्स कौन सा हो जाता है? हमारा फूड यानी भोजन कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी मिनरल्स, आप सभी लोग जानते हो खनिज हरी सब्जियों में पाई जाता है। किसमें? हरी सब्जियों में पाया जाता है मिनरल्स, लिख लो हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स। किसमें पाया था? तो हरी सब्जियां यानी ग्रीन वेजिटेबल बेटा। और विटामिन आप लोग जानते हो, अभी पूरी पढ़ रखा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भोजन। ऑप्शन ए आपका बेटा राइट हो जाएगा भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ध्यान रखना बेटा, अगर हम बात करें 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम जो प्रोटीन है हमारा, 1 ग्राम जो हमारा प्रोटीन है, तो इससे कहोगे कितनी? 4 किलो कैलोरी बेटा, 4 किलो कैलोरी, ठीक है ना। अगर कहना चाहें तो इस आप क्या कहोगे, 1 किलो कैलोरी में कितना होता है? 10 की पावर 3 यानी 4000 कैलोरी भी कह सकते हो, यानी 4000 कैलोरी भी कह सकते हो, बात ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1 ग्राम कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो कहोगे सर कितनी मिल जाती? 4 कैलोरी मिल जाती है। कितनी मिल जाती है? ऊर्जा की इकाई है क्या? कैलोरी। तो कितनी मिल जाती है? 4 कैलोरी मिल जाती है। और ध्यान रखना पूछा है कि बताओ प्रोटीन की कमी से कौन से 2 रोग होते हैं? 2 रोग होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं प्रोटीन की कमी से, एक होता है मरास्मस और एक होता है क्वासियोरकर। ये पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन बेटा। तो इसका तो जवाब है आपका क्या कि प्रोटीन कितनी मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से तो 4 कैलोरी, और प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग, इस प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग बेटा, तो ध्यान रखना, एक होता है क्वासियोरकर, एक होता है क्वासियोरकर, एक होता है क्वासियोरकर बेटा, और दूसरा होता है मरास्मस, दूसरा होता है मरास्मस, ठीक है ना। तो 2 डिजीज होती हैं, 2 डिजीज होती हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर और मरास्मस। और प्रोटीन की इकाई आपकी होती है अमीनो एसिड, प्रोटीन की इकाई आपकी होती है क्या बेटा? तो अमीनो एसिड इसकी इकाई होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि कितनी मिलती है? तो 4 कैलोरी मिल जाती है। तो ये आज के बेटा अपने क्वेश्चन थे, ये आज के अपने क्वेश्चन थे, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। अगर आप इनको फैक्ट्स के साथ पढ़ोगे तो इससे बाहर देखने को आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये 1200 क्वेश्चन की सीरीज अगर आपने पढ़ ली तो जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे एग्जाम में, एनए में, सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है। तो आज के लिए जो हम लोग के क्वेश्चन है, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कल हम लोग इसी टाइम क्लास स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू।